नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारी खास पेशकश कोरोना का कोहराम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कोरोना का कोहराम इसलिए क्योंकि लगातार कोरोना का जो ग्राफ है, जो चिंताएं हैं लोगों की, वो बढ़ती जा रही हैं। क्या स्थितियां पूरे मध्य प्रदेश की हैं, हम रोज आपको उससे रूबरू कराते हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। वाकई में बहुत भयावह स्थिति है। ये जो दूसरी फेज है, या यूं कहिए कि दूसरी लहर है, ये बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाली है। एकदम से अटैक, बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जिन चीजों की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्रयास नहीं किए जा रहे, लेकिन ये प्रयास पूरी तरह से सफल होते नहीं दिख रहे हैं। रोज हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो मौत का ग्राफ है वो भी बढ़ता जा रहा है कोरोना के साथ साथ। क्या कुछ किया जाएगा और अब इस वक्त क्या कुछ करने की जरूरत है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सबसे पहले सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। आचार संहिता का पालन करें। जो कोरोना कर्फ्यू लगा है जिन जिन शहरों में, उसका पूरी मुस्तैदी के साथ स्वयं पालन करें। संकट बड़ा है, संक्रमण बड़ा है, पर हम पूरी तैयारी में हैं। आचार संहिता का पालन करें। जो कोरोना कर्फ्यू लगा है जिन जिन शहरों में, उसका पूरी। हमारे विधायक लगे हैं, हमारे विधायक इंदौर में 20-20 घंटे लगे हुए हैं। हमारा संजय लगा हुआ है। हमारे सब लोग जुट के, जो हमसे बनता है, कांग्रेस पार्टी से बनता है, कांग्रेस के विधायकों से बनता है, सब कांग्रेस विधायक जो सहायता दे सकते हैं। बीजेपी के नेतागण आज अपना मुंह छिपाए बैठे। तो देखा आपने, सुना आपने कि आखिरकार जिस तरीके से राजनीति भी हो रही है, वैसे तो देखा जाए इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर राजनीति हो रही है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है, विपक्ष को लगता है कि सिर्फ कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी दिग्गज हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है कुछ भी कहने के लिए। इस तरह की जो बातें हैं और कमियां हैं, इसलिए तो मुंह छिपाते घूम रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी, सरकार, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ये तमाम बातें कह चुके हैं कि वाकई चुनौती है और परेशानी भी है, लेकिन हार मानने वाले नहीं हैं। अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन बुला ली गई है, इंजेक्शन बुला लिए गए हैं, प्रॉपर सप्लाई हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन फिर भी एकदम तेजी से जो महामारी बढ़ी है, ये जो आंकड़े बढ़े हैं, वो बहुत चिंता में डाल रहे हैं। और इससे कैसे हम बाहर निकलेंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा अब क्या करने की जरूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल सिसोदिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपसे कुछ देर में हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी जुड़ेंगे, और जैसे ही वो जुड़ेंगे आपका परिचय हम उनसे करवाएंगे और इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। योगेश जी, सबसे पहला सवाल आप ही से ले रही हूँ। जो स्थितियां हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त, अब सबसे ज्यादा क्या कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रयास होने हैं, जो भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्ष के जो भी सवाल हैं, इन सब से इतर हट के देखें, क्या कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किया जाना चाहिए? दुर्भाग्य है हमारे देशवासियों का और प्रदेशवासियों का कि कोरोना कोविड-19 की जो आगमन हुआ था फरवरी 20 में, तब से लेकर आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया। इससे निपटने के लिए, इसको नियंत्रण में लाने के लिए जितने भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने चाहिए थे, वो नहीं किए गए। चाहे वो केंद्र सरकार की नाकामी कहें या माननीय प्रदेश में शिवराज जी की नाकामी कहें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आज से 2-3 महीने पहले कोरोना गया इंडिया से डिक्लेरेशन दे दिया था कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है और 150 से अधिक विदेशी कंट्री हमारी ओर देख रहे हैं। तो बड़ बोलापन छोड़कर अगर नेक नियत से कोविड-19 को लेकर गंभीरता से काम किया गया होता, जैसा कि राहुल गांधी जी ने बार बार, एक बार नहीं कई बार चेताया, चाहे वो केंद्र सरकार हो या केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, सबने शुरू में उनकी बातों को इग्नोर किया। बाद में वो राहुल गांधी जी की सारी बातें एक के बाद एक सत्य होती चली गई और उनको फॉलो भी किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर समय रहते राहुल गांधी जी की बातों को, अगर केंद्र सरकार ने उनके सुझावों को एज ए विपक्ष स्वीकार किया होता, तो आज स्थिति जुदा होती। प्रदेश में हमारे माननीय शिवराज जी पिछले 1 साल से लगातार चुनावी बोर्ड में बैकडोर एंट्री से सरकार बनाई।
बैकडोर एंट्री से मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई। उसके बाद लगातार उन्होंने प्रदेशवासियों को सिर्फ आश्वासन, झूठे आश्वासन और झूठी घोषणाएं करनी है। इसमें मैं कहीं ना कहीं राखी जी एक गंभीर आरोप लगाना चाहूंगा हमारे माननीय चुनाव आयोग के ऊपर। विपरीत परिस्थितियों के चलते जो अभी हाल ही में मौजूदा 5 राज्यों के चुनाव आयोग ने कराए हैं, इनको टाला जा सकता था। 6 महीने के लिए उन्हीं सरकारों को या तो एक्सटेंशन दे देते या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने दिया जाता। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते थे तो संवैधानिक रूप से एक व्यवस्था थी कि राज्यपाल के माध्यम से वहां आप चुनाव टालकर और प्रशासनिक कार्य किए जा सकते थे। मगर जब महामारी की गंभीर एक्यूट अटैक के बीच में ये जो चुनावी रैलियां हो रही है, जिसमें विदाउट मास्क हजारों लाखों लोगों की भीड़ जुट रही है, इसको सबसे बड़ी लापरवाही का दुष्परिणाम मानता हूं मैं केंद्र सरकार की और चुनाव आयोग की। इस परिस्थिति से यकीनन बचाया जा जाना था। और आज प्रदेश की बात पे करता हूं मैं, हमारे शिवराज जी कहते कुछ हैं, विश्वास सारंग जी कहते कुछ हैं, आंकड़े कुछ हो रहे हैं। सरकार आंकड़े दे रही है कि 8 मौतें हुई है, 10 मौतें हुई है, और भदभदा विश्राम घाट के अगर अपन पिछले 1 हफ्ते के आंकड़े उठा के देख लें तो कम से कम 200 से ज्यादा एक ही विश्राम घाट की बात कर रहा हूं, जबकि भोपाल में 3-4 विश्राम घाट है, 3-4 कब्रिस्तान है। तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 1 वर्ष में जो काम होने थे वो नहीं हुए। आज अगर ऑक्सीजन की कमी है, आज अगर बेड की कमी है, आज अगर डॉक्टर्स की कमी है, आज अगर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यकीनन शिवराज जी। पिछले 15-16 सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज जी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या काम किया, ये उनकी पोल खोलता है। आज का जो समय है, कठिन समय, मानता हूँ इस कठिन समय में हमारे कांग्रेस के 2 विधायकों ने आज 10-10 लाख रुपए की विधायक निधि कोविड महामारी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को हैंड ओवर की है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और जो सैनिटाइजेशन बंद कर दिया गया नगर निगम के द्वारा, जो पिछले साल हर गली मोहल्ले और वार्ड में कराया जाता था, वो बिल्कुल बंद हो चुका। उसको पुनः चालू करने के लिए जो हमारे विधायकों ने अपनी विधायक निधि से स्वेच्छानुदान दिया है, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक आगे आकर मध्य प्रदेश सरकार को सहयोग करेंगे। विपक्ष के नाते कांग्रेस पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सरकार विपक्ष के सुझावों को सहृदयता से ले। मैं एक उदाहरण दूंगा राखी जी, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में उन्होंने काम करके दिखाया। जो मोहल्ला क्लिनिक और संजीव क्लिनिक खोल के गए वो आज कितने काम आ रहे हैं प्रदेशवासियों से, और शिवराज सरकार से छुपा नहीं है। अगर वो क्लिनिक नहीं खोले गए होते तो आज स्थिति और भयावह होती। चलिए वापस आती हूँ आपके पास। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। अगला सवाल मैं राजपाल सिसोदिया जी से लूंगी। राजपाल जी, क्या लगता है, जितनी बातें योगेश जी ने भी कही हैं और जितनी स्थितियां हम मध्य प्रदेश की देख रहे हैं इस वक्त, अब और कुछ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इंजेक्शन हुआ, ऑक्सीजन हो गई, कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी दुर्दशा मुझे लगता है कि शमशान घाट में या कब्रिस्तान में वहां भी जगह नहीं बच रही हैं। कैसे इससे हम बाहर निकलेंगे? राजपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मानव कभी भी नहीं हारा है, हमेशा मानव और मानव समाज की जीत हुई है। मनोबल के साथ हमको लड़ना पड़ेगा। ये समाज में जिस प्रकार की नेगेटिविटी का वातावरण फैलाने का काम कांग्रेस सहित विपक्ष के साथी के सहित कई सारे इस प्रकार के लोग जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह भी कोविड की लड़ाई में हमारे जो संघर्ष कर रहे हैं कोविड बीमारी से मरीज के रूप में हमारे नागरिकगण, उनका मनोबल गिराने का काम है। सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से डर्टी पॉलिटिक्स के तहत या डर्टी ट्रिक्स के तहत जिस प्रकार से दुष्प्रचारित करने का काम हो रहा है, मैं समझता हूं वह भी कहीं न कहीं इस कोविड की महामारी से लड़ने में हमारे मनोबल को गिराने का काम करने का काम कर रहा है। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ में कोविड की इस दूसरी लहर से लड़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ में तमाम इंतजाम करने का काम कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और समाज के कुछ वो तत्व जो कहीं न कहीं सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो सरकार को नीचा दिखाने के चक्कर में समाज के अंदर
जो एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उस भय के वातावरण की वजह से भी हम कोविड की लड़ाई लड़ने में कहीं न कहीं असफल होने की स्थिति बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि जो आदमी इलाज करवा रहा है उसके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या तमाम प्रचार के साधनों के माध्यम से दुष्प्रचार करके यह बताया जाएगा कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो मैं समझता हूं कि उसके हौसले पस्त होंगे और उसका मनोबल कमजोर होगा, और मनोबल कमजोर होगा तो विल पावर कम होने की वजह से वो इलाज लेकर आने में उसको असुविधा होगी। बेहतर होता कि हम ये बताएं कि 100 लोग कोविड के पॉजिटिव हुए, उसमें से 85 लोग, 95 लोग, 90 लोग, 98 लोग ठीक होके घर लौटे। उन चित्र को अगर हम बताने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं यह भी कोविड महामारी के इलाज में सहायक एक व्यवस्था हम करने का काम करेंगे। परंतु दुर्भाग्य है, मैं आपके माध्यम से, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो हम उसको मन मन में श्रद्धांजलि दें, उसकी सदगति की प्रार्थना बाबा महाकाल से करें, उसका चित्र लगाकर अस्पताल की व्यवस्था बताकर समाज में भय का वातावरण फैलाने का काम नहीं करें। समाज की आवश्यकता है, सरकार अपने सीमित संसाधनों में करने का काम कर रही है, सरकार की नीयत साफ है, संवेदनशीलता है, मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है, परंतु समाज जीवन में हम सबका दायित्व बनता है। फिर विपक्ष पक्ष कुछ नहीं होता है। जब कोविड जैसी महामारी से हम जूझ रहे हैं, संपूर्ण मानव समाज अगर महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूरी समाज का ये दायित्व होता है कि एक सकारात्मक वातावरण देने का हम काम करें, और इसकी आवश्यकता है। मित्र, मेरे कांग्रेस से भी आग्रह करता हूं और बहन जी आपसे भी आग्रह करता हूं, तमाम मीडिया से आग्रह करता हूं कि आज सकारात्मकता की आवश्यकता है। उस सकारात्मकता को हमको समाज में लेकर जाना पड़ेगा। आज आपने शमशान का चित्र तो बताया, पर उस शमशान में क्या सभी कोविड पॉजिटिव पहुंचे हैं? क्या सभी की कोविड से मृत्यु हो रही है? मैं मेरे मोहल्ले का बताता हूँ, मैं उज्जैन के महाकाल वाणिज्य केंद्र क्षेत्र में रहता हूँ। कल के दिन में मेरे मोहल्ले में और आसपास में 6 स्थानों पर मृत्यु हुई। 6 ही स्थानों पर मैं गया हूं, उन परिवारों से मिला और पता चला कि वे 6 स्थान नेचुरल डेथ में गए हैं। कोई अटैक में गया है, कोई लंबी बीमारी से गया है, एक भी कोरोना से नहीं गया। अब उन 6 लोगों को शमशान तो लेके गए होंगे निश्चित तौर पर, गए ही। अब वो जब शमशान में गए तो आप उन 6 को भी बता के ये कहेंगे कि कोविड से मरे। तो सत्यता क्या है? उस सत्यता के पास हमको जाना पड़ेगा। सत्यता यह है कि पहले भी हमारे उज्जैन जैसे चक्र तीर्थ पे प्रतिदिन का अगर आंकड़ा उठा के देखें कोविड के पहले भी, तो 25, 30, 40 तक की जो है वहां का एक अंत्येष्टि के कार्यक्रमों का, लोगों के अंत्येष्टि के कार्यों का एक वहां पे रिकॉर्ड मिलेगा। पर आज अगर उसमें वृद्धि होकर 35 के 40 होते हैं, तो हो सकता है वो 5 कोविड के बड़े होते हैं। 35 से जो रूटीन चल रहा है वो चल रहा है। अब हम उसको 40 को ले जाके इस प्रकार से अगर प्रचारित करेंगे, असत्य आधार पर प्रचारित करेंगे कि शमशान में जो आया, कब्रिस्तान में जो आया वो कोविड से ही आया, तो मैं समझता हूँ ये भी बेईमानी होगी। समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों की अवहेलना होगी। हमारे कर्तव्य है, हमारे कर्तव्यों का पालन हमको करना पड़ेगा। सिर्फ सरकारें नहीं कर सकती है, सरकार कर रही है, सरकार करेगी। हम ये कहते सरकार पीछे नहीं हट रही है अपने दायित्व से, हम पूरी ताकत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ कर रहे हैं। परंतु समाज जीवन में क्या आपका हमारा किसी का दायित्व नहीं है? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता देखे उसका दायित्व नहीं कि सत्यता समाज के बीच में भेजे, सकारात्मकता समाज के बीच में भेजे? जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल फोर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं, जो कोविड का हमारा वो रोगी अस्पताल में लेकर इलाज ले रहा है, तो उसको मनोबल बढ़ाने का काम आपका हमारा नहीं है? अगर है तो आइए हम सब लोग कोविड के उन रोगियों का मनोबल बढ़ाए, समाज का मनोबल बढ़ाए, सकारात्मकता फैलाए। निश्चित मानिए मेरा दावा है कि कोरोना हारेगा और मानवता जीतेगी, हमारे प्रयास जीतेंगे। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, जो स्थितियां हम देख रहे हैं और राज्यपाल जी ने भी कहा कि ये जरूरी नहीं है, ये तय नहीं है कि जितने भी आंकड़े आ रहे हैं वो सारे कोविड से उनकी मौत हुई है, कुछ और भी हैं जिनकी लंबी बीमारी से निधन हुआ होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जितनी भी टूटती सांसें देख रहे हैं वो सब ऑक्सीजन की उनको क्यों जरूरत पड़ी है, उस लेवल पे वो क्यों पहुंचे हैं? कहीं ना कहीं लंग्स का इन्फेक्शन इतना हुआ कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो तो वही आंकड़े हैं जो कोरोना के पेशेंट हैं, जो उसके सिम्टम्स जब ज्यादा गहराए, जब वो उस स्थिति में गए, उसके बाद उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। तो निश्चित तौर पर कहा तो यही जाएगा कि बीमारी है ये और बीमारी की वजह से ही मौत हुई।
रमेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। आपको मेरी आ रही है आवाज? जी बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि कोरोना की हालत महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बदतर है, वहाँ शिवराज की सरकार नहीं है। दिल्ली में और ज्यादा बदतर है, वहाँ शिवराज की सरकार नहीं है। ब्राजील में, अमेरिका में हालत खराब है, वहाँ शिवराज नहीं है। मोटे तौर पर ये समस्या विश्वव्यापी है, इसलिए हमको ऊपर उठ करके ही देखना है। एक बात समझ लीजिए, निसंदेह अस्पतालों में असुविधाएं हो रही हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है, ऑक्सीजन की कमी है और इंजेक्शन की कमी है। तो ये ऑक्सीजन की कमी अकेले मध्य प्रदेश में नहीं है, यह महाराष्ट्र में भी है और अमेरिका में भी महाराष्ट्र की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, फ्रांस में भी ऑक्सीजन की कमी है। तो कुल मिलाकर के ये समस्या आई है, विश्वव्यापी समस्या आई है और इसको कहीं ना कहीं सब लोगों को मिलकर के इसको फेस करना पड़ेगा। तो फिर सबसे बड़ी बात ये है, सरकारें इतनी चेतावनियां दे रही हैं, इतनी सावधानियां जारी कर रही हैं। ये सावधानियां अकेले भारत में या मध्य प्रदेश में जारी नहीं हो रही हैं, ये अमेरिका में भी जारी हो रही हैं, फ्रांस में भी हो रही हैं, ब्राजील में भी हो रही हैं, इटली में भी हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग असावधानी बरत रहे हैं और भीड़ में निकल रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, मास्क नहीं बांध रहे हैं और विदेशों के कई देशों में तो सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बीमारी भयावह हुई है तो लोगों के कारण भयावह हुई है। ऐसी स्थिति में अब निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी है और उसका कारण ये है कि अचानक डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, लंग्स खराब हो गए हैं, ऑक्सीजन का लेवल गिर गया है, ऑक्सीजन बाहर से ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अब हम रोग से लड़ सकते हैं, मौत से नहीं लड़ सकते। ये कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और सब लोगों को किसी और की मदद ना करें, वो खुद की मदद करें और खुद की मदद करके सावधान होकर के चलें। अगर आज बिगड़ गया है तो किसी दूसरे के पर आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं। घर में राखी जी, आप देखें कि आपके यहाँ अगर 2 मेहमान आ गए तो घर की सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है, 4 मेहमान आ गए तो हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अस्पताल में भी उनकी कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में लोगों को सहनशीलता के साथ, सहयोगात्मक तरीके के साथ काम करना होगा, तब इस बीमारी से मुकाबला कर पाएंगे। ठीक है, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए राकेश जी, मेरा निवेदन है, आदरणीय शर्मा जी ने जिस खूबसूरती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बचाव किया है, मैं उनको नमन करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, राज्यपाल सिसोदिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संघर्ष किया। अगर ये संघर्ष ताली बजाने का था, अगर ये संघर्ष थाली बजाने का था, अगर ये संघर्ष घंटे बजाने का था, अगर ये संघर्ष ये बत्ती जलाने का था, तो मैं रमेश शर्मा जी से जानना चाहूंगा क्या वो इसको जस्टिफाइड करेंगे? ये कोरोना नियंत्रण में आता है इससे। आपने अन्य देशों का, विदेशों का उदाहरण दिया। आज विदेशों में वैक्सीनेशन लगभग 70% से ऊपर है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में। हमारे यहाँ जिस गति से वैक्सीनेशन चल रहा है, अगर यही गति रही तो पूरे 5 साल में भी 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगा। यहाँ पर आयु का बंधन है। एक और बात कही हमारे मित्र राज्यपाल सिसोदिया जी ने कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री शिवराज जी का ईमानदारी से प्रयास दमोह चुनाव पर लेकर था? अभी 2 दिन पहले उन्होंने दमोह छोड़ा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री 1 महीने से डोर टू डोर कन्वेंसिंग दमोह में जाकर कर रहे थे। तो क्या वो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे थे? ऑक्सीजन की कमी से केवल आम जनता ही नहीं मर रही राखी जी, डॉक्टर्स भी मरे। 33 साल का इंदौर में हमारा डॉक्टर मरा, पीएचडी होल्डर, तो कोरोना से मरा है। आप उनको अन्य बीमारियों का नाम दे रहे हैं। आप आज सम्मानित मीडिया के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि मीडिया गलत तथ्य पेश कर रही है। मैं राज्यपाल सिसोदिया जी की हृदय से तारीफ करूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया सरकार नहीं संभाल सकती, सरकार असफल हो चुकी है। कम से कम उन्होंने ये मानने की हिम्मत तो रखी। मैं ये जानना चाहता हूँ राखी जी, पिछले 1 वर्ष में शिवराज जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? आपने पिछले साल कोरोना को लेकर जमातियों के ऊपर ठीकरा फोड़ा था कि जमातियों ने कोरोना घर घर पहुंचाया। मैं रमेश शर्मा जी ने अभी ये ठीकरा फोड़ा आम जनता के ऊपर कि जनता अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं समझ रही। मतलब जनता भी गलत है और सारे मुल्क के सारी जातियां गलत है, मगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें सही है। ये क्लीन चिट माननीय शर्मा जी ने दी है। अरे भारत के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक पिछले 1 वर्ष से कोविड गाइडलाइन की जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुंह में मास्क, 2 गज की दूरी,
और डिस्टेंस है जरूरी, सब नियमों का पालन कर रहे हैं। आप भीड़ जुटाओ एक तरफ और दोष जनता को दो। क्या चुनाव आयोग को ये 5 राज्यों के चुनाव टालने नहीं थे? क्या नेताओं को रैलियां नहीं करनी थी? वर्चुअल संबोधन भी दिया जा सकता था। क्या जरूरत थी पश्चिम बंगाल में इतनी भीड़ जुटाने की? आज 4-4 हजार पेशेंट पर डे निकल रहे हैं। रमेश शर्मा जी ने उदाहरण दिया दिल्ली का, महाराष्ट्र का। दिल्ली की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ के करीब है और भोपाल मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है 18 लाख। ये आंकड़ों की बाजीगरी अगर सीखनी है तो मुझसे बात करें माननीय शर्मा जी। 1.25 करोड़ की जनता से केजरीवाल बखूबी लड़ रहे हैं, बावजूद इसके कि वहाँ एलजी उनकी राह में टांगे अड़ा रहे हैं। मोदी सरकार उनको काम नहीं करने दे रही, उसके बावजूद भी दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। चलिए योगेश जी, ये देखिए एक तो ऐसा विषय है 18 लाख की आबादी के लिए पिछले 16 साल में शिवराज जी ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या काम किया? ठीक है ये योगेश जी, रमेश शर्मा जी से ये एक ऐसा विषय है जिस पर मुझे लगता है इस वक्त कोई बहुत अच्छा सुझाव आ सकता है तमाम लोगों का कि कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे बचाया जाए। आप कोई सुझाव देंगे? मैं सुझाव देना चाहूंगा। आपने सुझाव माना, हमारे 2 विधायकों ने जिस प्रकार आगे आके आज अपनी विधायक निधि मुख्यमंत्री राहत कोष में मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी है कोविड नियंत्रण के लिए, इसी प्रकार सभी कांग्रेस के विधायक, सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों को आगे होकर मध्य प्रदेश की जनता के हित में काम करना होगा। भीड़ जुटाने से बचना होगा, पीठ थपथपाने से बचना होगा। लोकल कोविड सेंटर बनाने पड़ेंगे। जैसे आज वल्लभ भवन खाली है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, कांग्रेस का कार्यालय है, जरूरत पड़े तो इनको भी टेक ओवर करो। आप बनाइए ना वहाँ हॉस्पिटल, बेड बनाइए, स्टेडियम को अधिग्रहित करिए, लेकिन जनता को सुविधा मिलना चाहिए। ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए। आप विश्वास सारंग जी के बाजू में मोहम्मद सुलेमान जी बैठकर बोलते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से पेशेंट की जान नहीं बच सकती, तो फिर भैया इतने ब्लैक में क्यों बिक रहा है? डॉक्टर क्यों उसको एडवाइस कर रहे हैं? सबसे पहले तो स्वास्थ्य आयुक्त का तबादला होना चाहिए तुरंत। उनसे ये जिम्मेदारियां संभाली नहीं जा रही है। किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को वो पद सौंपा जाना चाहिए जो कोविड को लेकर गंभीरता से काम करे। ठीक, चलिए राजपाल सिसोदिया जी, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन एक बात और है, ऑक्सीजन की जो बात को लेकर लगातार बहस भी हो रही थी और बहुत सारी बातें इसको लेकर हम दिन भर सुनते देखते हैं। एक बात तो है कि जो मौत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, हम ये मानते हैं क्योंकि विश्वास सारंग ने भी कहा, शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि हम सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत कमी नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है निश्चित तौर पर चुनौती है लेकिन उसका डटकर सामना कर रहे हैं, जितना जल्दी होगा सब तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बात और है, अजय विश्नोई जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने आज ये ट्वीट करके बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं उसका कंपैरिजन मध्य प्रदेश से तो किया ही ना जाए क्योंकि वहां की स्थिति बहुत अलग है, फिर भी यहाँ उसका 10% का भी ऑक्सीजन का जो यहाँ पर चीजें प्रोवाइड की गई हैं वो भी स्टॉक खत्म हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन इतनी जा कहाँ रही है फिर? देखिए आज से अगर आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंदौर से हमने जो है बाय एयर सभी जिलों के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजने का काम किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने सभी जिलों में बाय एयर भेजने का काम किया है। ऑक्सीजन 450 मेट्रिक टन के लगभग ऑक्सीजन के जो है खपत मांग पूरी होने का काम हुआ है, आने का काम हो रहा है। देखिए इन सब बातों के अलावा कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीति दिखने का काम हो रहा है। आज इनके किसी विधायक ने 10 लाख रुपए दे दिए तो 4 बार बोल दिया उन्होंने। पिछले पूरे कार्यकाल में देश के सभी सांसदों ने, प्रदेश के सभी विधायकों ने अपनी स्वेच्छानुदान के तहत जो विधायक निधि और सांसद निधि मिलती है वो पूरी निधि नहीं लेने का काम किया है। पूरी निधि प्रधानमंत्री कोष में और मुख्यमंत्री कोष में देने का काम किया है, पूरी निधि टोटल। आपने 10 लाख रुपए दे दिए आपके विधायक जी ने, वो भी आपके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने दिए, उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए दिए या मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए दिए, तो वो बात देखिए ठीक है, स्वागत है उसका, परंतु सिर्फ राजनीति करना, सिर्फ राजनीति करना और वो भी कोविड जैसे महामारी के समय में राजनीति करना, प्रदेश की जनता देख रही है, जान रही है। बार बार आप चुनाव की बात कर रहे हैं, बार बार मेरे कांग्रेस के मित्र दबाव की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी डिबेट में इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने दबाव के हमारी रैलियों के बारे में बोलने का काम किया था कि वहां रैलियां हो रही, वहां जनसंपर्क हो रहा है। हमने कहा था कि ठीक है, रोड शो वाले दिन
जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दमोह नहीं जाते हैं तो फिर कमलनाथ जी क्यों पूछते हैं? एक तरफ आप हमको रोकने का बोलते हो, हमको ये कहते हो आप मत करो और आप करेंगे। तो ये दो तरह की बातें जनता देख रही है, समझ रही है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। तो इस दोहरे चरित्र से बाहर आइए। मानवता संकट में, मानव जीवन संकट में अब कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में हमें मैंडेट स्पष्ट दे दिया है, सरकार में हम है, आप विपक्ष में हैं, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए इस बात के लिए और मिलकर सहयोग करके सरकार का, और बजाय क्रिटिसाइज करने के, बजाय नुक्स निकालने के, आपकी तरफ से क्या योगदान हो सकता है, आपकी तरफ से सरकार को, समाज को आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, जरा इसके भी आइए। आप सिर्फ विपक्ष के नाते टांग खिंचाई करना, अच्छे काम जो हो रहे हैं उनकी भी बुराई करना, हर व्यवस्था में से अव्यवस्था ढूंढना, अगर कांग्रेस का यही काम है तो कांग्रेस जिस मुकाम पे आज है, मैं समझता हूँ उसका मुकाम और नीचे खसकने का काम होगा। कांग्रेस, जनता सब समझती है, जनता के सब दिमाग में है, जनता देख रही है कौन प्रयास कर रहा है, जनता समझ रही है कि रमेश शर्मा जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जनता समझ रही है कि इंजेक्शन की व्यवस्था शिवराज सिंह जी कैसे कर रहे हैं। रमेश शर्मा जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। रमेश शर्मा जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही है आवाज आप जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। नहीं तो कुल मिलाकर के इसमें जनता को सावधान होने की जरूरत है, और जो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की, सावधानियां बरती, घर का सामान धोकर के लाए, वो भगवान जी की कृपा से वो सुरक्षित हैं। बीमार वही लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर जो हो गया उसमें तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को समझाया है कि जो समय बीत गया उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें आने वाले समय की सावधानी बरतना है, और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं स्वस्थ रहना है और दूसरे को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा देना है। इसी से इस बीमारी से मुकाबला होगा। एक बात और कहकर के मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कीटाणु हो या कोई जीव हो, एक बार पैदा होने के बाद वो कभी खत्म नहीं होता। ये वायरस चलेगा, जीवन भर चलेगा। हमको वायरस से लड़ने की ताकत अपने अंदर, एंटीबॉडी पैदा करनी चाहिए, इम्यूनिटी पैदा करनी चाहिए। कि जिस तरीके से फ्लू और हैजा आकर के चला जाता है, एक जमाने में फ्लू भी महामारी था, हैजा भी महामारी था, ये वायरस रहने वाला है अब इसका, कोरोना का। हमको खुद को ताकतवर बनाना है कि हमारा शरीर स्वयं लड़ करके इसको मार डाले, इसको बाहर कर दे, तभी हम सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल। चलिए योगेश गुप्ता जी, क्योंकि समय की सीमा है, 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात रखिए। बतौर सुझाव मेरा निवेदन है मोदी सरकार से, गुजरात सरकार से, कि नौजवान हमारे देश का युवा, हमारा भविष्य, उसको सर्वप्रथम सुरक्षा दी जानी चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर जो एज बार है उसको हटाया जाना चाहिए। एज पॉसिबल एज मैक्सिमम हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। घर घर जाना पड़े, पैरा मेडिकल स्टाफ को ट्रेन किया जाना चाहिए। जो सेंटर पे नहीं आ पा रहे उनको घर जाकर वैक्सीन लगाइए। मोहल्ला क्लिनिक को यूज में लीजिए, संजीवनी क्लिनिक की संख्या बढ़ाइए। वैक्सीनेशन के लिए जो आयु सीमा है उसका बंधन समाप्त करिए। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ी बात थी कि कोरोना का कोहराम, देखिए कोहराम तो मचा हुआ है। स्थितियां जो हमारे और आपके सामने दिन ब दिन आ रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं, चिंता वाली भी हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना है। ये अपील हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो स्थितियां आप देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं। बहुत चिंताएं हमें भी होती हैं, आप भी बाहर हैं यदि काम से, तो हम भी बाहर हैं काम से, लेकिन वाकई में ये विषय राजनीति का नहीं है। प्लीज एक साथ इसको लेकर क्या किया जा सकता है, क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे मदद की जा सकती है लोगों की, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।